तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी कल बात हुई थी कि हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ जो है चेतन मीना सर की जो टेस्ट सीरीज़ हैं, है ना, उसकी पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जो टेस्ट सीरीज़ अभी ली गई हैं 2023 में, 2019 वाले मेंस के लिए, या फिर 2022 वाले मेंस के लिए, या फिर 2020 वाले मेंस के लिए, 22 नहीं 2020 वाले और 19 वाले जो मेंस के लिए जो टेस्ट सीरीज़ इनके द्वारा चलाई जा रही हैं, वो सारी टेस्ट सीरीज़ हम यहाँ पर एक वीडियो बनाएंगे। हर वीडियो में एक एक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू डिस्कशन करेंगे, है ना। तो 30, 40, 50 जितनी टेस्ट सीरीज़ रहेंगी, सारी टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगी और हम सबको अच्छे से यहाँ पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे। और जो इन्होंने फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, माइंड ब्लोइंग यार, बहुत शानदार फॉर्मेट है, बहुत शानदार आंसर्स हैं। तो अगर आप चाहें ना तो सेम टू सेम यही थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ आप अपना उत्तर एक आसान भाषा में अपना फॉर्मेट लिख सकते हैं, है ना। तो अच्छा, करना क्या है आपको, ये सुन लो। पहली बार तो आपको वीडियो जब चलानी है तो सुननी है पूरी वीडियो, अच्छे से फोकस से सुननी है वीडियो और अच्छे से समझनी है। उसके बाद अगली बार जब वीडियो आप देखेंगे, 3 बार वीडियो देखनी है आपको ये वाली, सेकंड बार जब देखेंगे तो आप एक नोट्स में फॉर्मेट में लिखेंगे। तीसरी बार में आप अपने नोट्स भी देखेंगे और संग में वीडियो भी सुनेंगे। तो 110% गारंटेड, पूरा का पूरा 100% आपको ये पूरा समझ आएगा और अच्छे से आपको क्वेश्चंस भी लर्न हो जाएंगे और आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू कर रहे हैं। अब ये लेक्चर जो बना रहे हैं 5 जुलाई 2023 का ये डेट है। अभी का टेस्ट है, लेटेस्ट आप देख रहे होंगे, है ना। अभी आज कितनी तारीख हुई है, आज हमारी 9 तारीख हुई है। आज 9 है ना, हाँ आज 9, आज 8 है यार, 8, हाँ आज 8 है। तो आज 8 तारीख हुई है और ये 5 मतलब 2 से 3 दिन पहले का ही टेस्ट है, 3 दिन पहले का टेस्ट है। तो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज़ है, उनका डिस्कशन कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी कहीं से उठा के लाया हूँ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाँ इसमें देखो मैं कुछ बता देता हूँ कि देखो 3 मार्कर होंगे, 15 3 मार्कर होंगे, 10 5 मार्कर होंगे और 5 जो है वो होंगे 11 मार्कर। ये पूरा इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मोनाड नॉक क्या है। तो मोनाड नोक क्या है, मोनाड नोक एक नदी की अपर्दन प्रक्रिया है। पर्वतों और पठारों को काटकर जो नदी जो है, पर्वतों को पठारों को काटकर जो एक वैली बनाती है, जो आधार तल पर प्राप्त करती है, उसे मोनाड नॉक कहते हैं। आधार तल प्राप्त करने के पश्चात निर्मित मैदानों को संप्राय जो मैदान कहते हैं। जो आधार तल प्राप्त करने के बाद जो मैदान बनाती है नदी, उसको मैदान कहते हैं। संप्राय मैदान में कठोर चट्टानों के जो अवशेष दिखाई पड़ते हैं, उन्हें मोन्डनॉक कहा जाता है। अब देखो मोन्डनॉक क्या है, तो ये 1 लाइन में समझने वाली चीज़ है कि मोन्डनॉक ये है भैया। अब जब मैदान बन गए, नदी ने मैदान बना दिया, तो उन मैदानों में जो कठोर चट्टानें हो जाती हैं, तो जो कठोर चट्टानों के जो अवशेष हमें दिखाई देते हैं, उन्हें कहते हैं मोनाड नॉक। तो मोनाड नॉक किसे कहा जाता है, कठोर चट्टानों के अवशेषों को। तो हम यहाँ पर उत्तर ये लिख सकते हैं कि नदियों की अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा आधार तल को प्राप्त, जब नदियाँ, देखो ऐसे लिख सकते हैं कि जब नदियाँ अपर्दन प्रक्रिया के दौरान अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं, तो ऐसी स्थिति में आधार तल प्राप्त करने के बाद वे एक मैदान का निर्माण करती हैं। इन मैदानों में कठोर चट्टानों के जो अवशेष दिखाई देते हैं, उन्हें हम मोन्डनॉक कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 मार्कर, ये मोनाड नॉक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तरंगे। अब तरंगे बताओ, कौन सी तरंगे, एल तरंगे, है ना। तरंगे होती है ना, प्राइमरी तरंगे, सेकेंडरी वेव्स, एक होती है एल वेव्स, यानी इन्हें लॉब वेव्स भी कहा जाता है। तो 3 प्रकार की तरंगे होती है, तो इन्होंने एल वेव्स के बारे में पूछा है यहाँ पे। अब वेव्स 3 प्रकार की होती है, पी, प्राइमरी, सेकेंडरी और एक, यानी कि प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स और एक लव वेव्स, है ना। तो ये 3rd प्रकार की तरंग के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये भूकंपीय तरंगे हैं जो धरातल के समीप चलती हैं। कहाँ चलती हैं, भूकंपीय तरंगे हैं जो धरातल के समीप चलती हैं। इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की होती है। ये भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं एल तरंगे, है ना। अब एल से तो लव वाली चीज़ भी समझ में आ रही होगी ना, है ना। लव आप कहीं ना कहीं व्यक्ति की लाइफ में भी विनाशकारी शब्द है और यहाँ भी विनाशकारी तरंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटलस पर्वत को समझाइए। अब 2 मार्कर में क्वेश्चन है, तो ज़्यादा कंटेंट आपको लिखना नहीं है। अवस्थिति लिख दो, है ना, कौन सा पर्वत है वो लिख दो, और सर्वोच्च चोटी कौन सी है वो लिख दो। विस्तार क्या है, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, है ना। कहाँ है, अफ्रीका के अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया। अच्छा, कोई कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा कि भारत आने वाला जो मोरक्को से आने वाला जो व्यक्ति था, यानी जो ट्रैवलर था, वो कौन था। नवीन मोड़दार पर्वत है, ठीक है। अवस्थिति क्या है, अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में। तो ये मैंने आपको पहले बता ही दिया कि अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया वाले क्षेत्र में है, तो अफ्रीका वाले क्षेत्र में होगा। सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सर्वोच्च चोटी है एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट टोबुकल, है ना, जो मोरक्को में स्थित है। तो माउंट टोबुकल, अब सर्वोच्च चोटी किसकी है, एटलस माउंटेन। जो एटलस माउंटेन है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट
माउंट टोबुकल, ठीक है, माउंट टोबिकल सबसे ऊंची चोटी है जो कि मोरक्को में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गोदावरी अब्बा तंत्र को समझाइए। तो भैया उद्गम स्थल लिख दो कि नासिक जिले से हुआ है। नासिक के कहाँ से? तो नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक। त्र्यंबकेश्वर से हुआ है। इसका मुहाना कहाँ है? तो जब इधर से निकल के जाता है महाराष्ट्र के नासिक से निकलता हुआ जाके बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिर जाता है। इसकी जो गोदावरी नदी है उसका जो अफवाह तंत्र है वो 1465 किलोमीटर में फैली हुई है। मध्य प्रदेश में गोदावरी नदी के 5 उपतंत्र हैं। कौन सा? बैनगंगा, बाघ, बावनरी, पेंच, कान्हा, ये सब जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में बहने वाली जो नदियां हैं ना वो सब जाके गोदावरी में ही मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि कुमाऊं हिमालय की प्रमुख चोटियों के नाम लिखिए। तो नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, कामेट, ये सब जो चोटियाँ हैं वो कुमाऊं हिमालय पर ही स्थित हैं, ठीक है। और सबसे जो नंदा देवी जो है वो कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊँची चोटी है। कौन सी? नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वनावरण व तथा वृक्षा आवरण को समझ। देखो यार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट हैं इसमें सारे दिए हैं। ये तो आप जस का तस याद कर लेना और जैसा का तैसा लिख के रख लेना। क्वेश्चन अगर आया तो आपके ये फैक्ट बहुत बहुत ज़्यादा काम आएंगे, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर। तो नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट बता रहा है ये कितना वनावरण है, वृक्षावरण कितना है, कितनी भारत में ऐसी वन रिपोर्ट के अनुसार चीज़ें आई हैं। तो भारत वन रिपोर्ट 2021 में कौन सी वन रिपोर्ट थी? तो ये भारतीय की 17वीं रिपोर्ट थी। भारत में वन वृक्षों का जो आवरण है वो ये है कि फॉरेस्ट जो कवर एरिया है वो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, यानी कि 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फॉरेस्ट कवर है। ट्री कवर कितना है? ट्री कवर है 95,748 वर्ग किलोमीटर पर। और जो ग्रॉस है वो है 8,09,000, यानी कि ग्रॉस यानी कि इनका टोटल है ना, इनका ये जो दोनों है ना फॉरेस्ट और ट्री, इनका जो टोटल है वो इतना कवर एरिया है। कितने परसेंट क्षेत्र पर है? तो जो फॉरेस्ट है वो 21% क्षेत्र पर है और जो ट्री कवर है वो 2.91% क्षेत्र पर है। इनकी जो ग्रोथ है वो ये है। तो आप ग्रोथ वाले कॉलम पे ना भी जाए ना तो ये जरूर याद कर लेना, ये वाला कॉलम है ना। तो फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ये कुल भूमि क्षेत्र के 21.71% क्षेत्र पर अवस्थित है, ठीक है। और जो ट्री है, जो पेड़ों का जो कवर एरिया है, जो वृक्ष आवरण है वो है 95,748 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरी भूमि का 2.91% है। इस आंकड़े को बहुत अच्छे से याद रखना, यही लिखना है आपको अगर वो पूछता है तो ये। अब मध्य प्रदेश में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो टंगस्टन पाया जाता है वो होशंगाबाद जिले में पाया जाता है। सबसे पहले तो ये याद रख लो। अब टंगस्टन क्या करता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना उसको बनाने में काम आता है क्या? टंगस्टन। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि टंगस्टन जो है मुख्य खनिज है किसका? वुल्फ्राम का। हाँ लिख दो, मुख्य खनिज किसका है? वुल्फ्राम का मुख्य खनिज है। अगर आपको पता है तो लिख दो, वरना दो जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो तो लिखने ही है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आगर गाँव नामक स्थान पर मिलता है, ठीक है, जिसका उपयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने में किया जाता है। देखो कोई, क्योंकि यार अब देखो ऐसा नहीं है कि वो मैंने कुछ बताया, कोई इंसान अगर टंगस्टन के बारे में लिखेगा तो यही लिखेगा कि भैया बल्ब के फिलामेंट बनाने में काम आता है। और अगर मध्य प्रदेश की बात आ गई है तो मध्य प्रदेश में किस जगह पे उत्पादित होता है उस शहर का नाम लिखना पड़ेगा आपको। तो आंसर सब यही लिखेंगे, अलग कुछ कैसे लिख सकता है कोई? क्या फैक्ट लिखेगा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो लिखनी पड़ेंगी ना। अब मध्य प्रदेश में प्रमुख चीनी कारखाने बताओ। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख चीनी कारखाने जो हैं वो एक तो है कैलारस शुगर मिल जो कि मुरैना में है। कैलारस, ठीक है, कोलारस नहीं है, ये कैलारस है, ध्यान रखना। कैलारस एक कस्बा है जो कि कहाँ पड़ता है? जो कि शिवपुरी जिले के पास में पड़ता है, शिवपुरी जिले में आता है। लेकिन ये कैलारस है वो जो मुरैना जिले में आता है। एक है डबरा शुगर मिल जो ग्वालियर में है, नाम है डबरा, इमरती देवी का क्षेत्र है डबरा जो कि ग्वालियर जिले से संबंधित है, लेकिन ग्वालियर जिले में है डबरा मिल, ठीक है। एक है जावरा, जावरा जो है वो रतलाम जिले में है, ये तो एरिया ही है वहाँ पर एक जावरा करके, उसी के नाम पर है, ठीक है। सर्वप्रथम यही स्थापित हुई थी जावरा शुगर मिल जो रतलाम में है 1934 में, सबसे पहली शुगर मिल मध्य प्रदेश की यही है। और एक है भोपाल शुगर मिल जो कि सीहोर जिले में स्थित है, ठीक है। तो जिन व्यक्तियों ने मध्य प्रदेश जो है जीके की तैयारी कर रखी होगी उन्हें ये प्रश्न बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही साधारण लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में रामसर सूचियों में शामिल किन्हीं 3 आर्द्र भूमियों के नाम लिखो। तो देखो अभी हाल ही में भी रामसर सूचियों में मध्य प्रदेश में जैसे कि कई चीज़ें आई हैं, जैसे मध्य प्रदेश में जो शिवपुरी जिला है जहाँ से मैं खुद निवास करता हूँ, वहाँ से सांग सागर झील को अभी हाल ही में शामिल किया गया है, ठीक है। और एक है सिरपुर लेक जो कि इंदौर में है, उसे हाल ही में शामिल किया गया है। ये सांग सागर झील 2002 में शामिल, वहाँ पर कुछ और भी वेटलैंड शामिल किया गया था ना शिवपुरी में। चल देखते हैं अभी, है ना। रामसर सूची में किन्हीं 3 आर्द्र भूमियाँ जो हैं, एक तो है राजा भोज, सबसे पहले यही शामिल की गई थी, वर्ष 2002 में शामिल की गई, भोपाल स्थान भोपाल में राजा भोज, ठीक है, आर्द्र भूमि है। एक है सांख सागर झील जो कि शिवपुरी जिले में स्थित है, इसे भी 2002 में शामिल किया, डेट छोड़ो यार, ठीक है, वर्ष 2002 में शामिल किया, इसे भी 2000। एक है सिरपुर तालाब जो कि इंदौर में स्थित है, इसे 2022 में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। तो ये 3 आर्द्र भूमियाँ हो गई, समझ में आ गया। 2002 में राजा भोज और सांख सागर को शामिल किया गया और अभी हाल ही में सिरपुर तालाब इंदौर को 2022 में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि सुरक्षित निर्माण का अर्थ बताओ। अब जो हम निर्माण करते हैं वो सुरक्षित निर्माण कैसे होता है? तो सुरक्षित निर्माण मतलब भूकंप रोधी इमारतों को बनाना, है ना, जो इमारतें भूकंप वगैरह से ना प्रभावित हों, वो है सुरक्षित निर्माण। तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपदा जोखिम को कम करने के लिए आवास, अधोसंरचना आदि के निर्माण में उपयुक्त तकनीकों का उपयोग सुरक्षित निर्माण कहलाता है। किनका उपयोग? एक सेकंड, इसको थोड़ा कम कर लूँ मैं। उपयुक्त तकनीकों का उपयोग सुरक्षित निर्माण कहलाता है, जैसे भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण, ये है सुरक्षित निर्माण। तो समझ में आ गया होगा आपको सुरक्षित निर्माण क्या है। अब नेक्स्ट आता है कि केंद्रीय जल आयोग बताओ। तो केंद्रीय जल आयोग की स्थापना 1975 में की गई थी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। केंद्रीय जल आयोग का एक प्रमुख जो अध्यक्ष होता है वो एक व्यक्ति, एक अध्यक्ष होता है तथा 13 इसके क्षेत्रीय संगठन है। मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। और केंद्रीय जल आयोग बाढ़, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत, इन सब चीज़ों की आपूर्ति के बारे में व्यवस्था करता है, योजना बनाता है तथा राज्यों के साथ समन्वय करता है। ठीक है, ये है केंद्रीय जल आयोग, यानी कि सेंट्रल वाटर ट्रिब्यूनल। ठीक है, आयोग एक ट्रिब्यूनल है। 1975 में इसकी स्थापना की गई न। ये सबसे बड़ा ना केंद्र राज्य संबंधों में सबसे बड़ा जो विवाद का कारण है ना, वो ये जल जो है, जल विभाजन या फिर नदियों का जो जल है ना, वो भी सबसे बड़ा कारण है, ये इसलिए इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट आता है कि भारत में जल प्रबंधन के प्रमुख तरीके बताओ। तो भारत में जल को किस प्रकार से, किन किन तकनीकों के द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है, इसके बारे में हमको लिखना है विस्तार से। तो प्राकृतिक जल निकायों की देखभाल करना, कि भैया जो प्राकृतिक जल निकाय हैं जहाँ से प्रकृति के द्वारा नेचुरल रूप से जल हमें मिल रहा है, उसकी देखभाल करें हम। सिंचाई प्रणाली को बेहतर बनाएं, अपशिष्ट जल प्रणाली बनाएं। ठीक है, जो गंदा जल है उसको किस तरह स्टोर कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, उसको बनाना चाहिए। जल का संरक्षण करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें अपनानी चाहिए। अपने घरों पर वर्षा का जो जल है उसको इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमको इसमें जल के प्रबंधन में ध्यान रखनी पड़ेंगी। वैज्ञानिक रूप से सिंचाई प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि जैसे पुराने ज़माने में या फिर अभी बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी खेतों में इस तरह होता है कि आपने जो जनरेटर वाला पंप होता है वो चलाया और पाइप से पानी छोड़ दिया। तो नहीं, अगर आप डिप डिप करके भी फसल को पानी देते हैं, जो आप ड्रॉपिंग जो टेक्निक आ रही है उस तरह से भी आप अपनी फसल को पानी दे सकते हैं, जिसमें कम से कम पानी के उपयोग होगा उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुदूर संवेदन के 2 आधारभूत यंत्रों को लिखिए। तो सुदूर संवेदन यानी कि समझ पा रहे हैं आप? सुदूर यानी कि दूर से कम्युनिकेशन होना। तो किन चीज़ों से? रेडियोमीटर, ऑडियोमीटर और मैग्नेटोमीटर। रेडियोमीटर क्या है? यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के कुछ भाग को मापता है। रेडियोमीटर क्या करता है? विद्युत चुंबकीय जो ऊर्जा है उसका जो कुछ भाग है उसको मेजर करता है रेडियोमीटर। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है तथा मैग्नेटोमीटर यह पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको मापता है। कौन? मैग्नेटोमीटर। यह है सुदूर संवेदन के यंत्रों के उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जेमिनी, GEMINI, ये क्या है? तो देखो, जेमिनी की सबसे पहले फुल फॉर्म देखो। ये है G फॉर गगन, E से इनवेल्ड, M से मैरिनर, I से इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया? गगन इनवेल्ड, मैरिनर, इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो ये तो हो गई आपकी जेमिनी की फुल फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका जेमिनी की फुल फॉर्म। अब ये है क्या? तो भैया ये है कि समुद्र तटीय राज्यों के लिए महासागरों की स्थिति का सटीक पूर्वानुमान लगाना कि महासागरों की स्थिति क्या है, इस चीज़ का नेविगेशन एंड इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि फॉर नेविगेशन एंड इन्फॉर्मेशन। तो महासागरों की स्थिति का पूर्वानुमान लगाने के लिए उपकरण तैयार किया गया है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट आपका आता है कि क्रायोजेनिक प्रणोदक क्या है? प्रणोदक यानी कि जो फ्यूल को बोलते हैं प्रणोदक। तो क्रायोजेनिक प्रणोदक क्या है? क्रायोजेनिक जो प्रणोदक है भैया, वो है इसमें बहुत कम तापमान पर संग्रहित तरलीकृत गैसें होती हैं। क्रायोजेनिक इंजन होता है ना, इसमें जो ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है और ऑक्सीकारक जो इसमें होता है वो होता है ऑक्सीजन का तापमान जो होता है वो -183 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट आपका आ गया है 5 मार्कर क्वेश्चन आएंगे। अब हाँ देखो, अब आ गए हैं 5 मार्कर क्वेश्चन। तो 5 मार्कर क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, इनका जो कहाँ कहाँ पर विस्तार है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का, वो बताइए। तो देखो, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवातों का जो विस्तार होगा ना, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही होगा, है ना। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागर में उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागर है वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। तो वो महासागर कौन से हैं? एक तो है कैरिबियन सागर, एक है चीन सागर और एक है हिंद महासागर। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। कौन सा? कैरिबियन सागर,
चीन सागर तथा हिंद महासागर। हिंद महासागर, चीन सागर, कैरिबियन सागर, कैसे भी याद कर लो, 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के प्रमुख क्षेत्र, अब देखो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमको डिटेल कर लिख देनी है या फिर डिफाइन कर देना है इनको। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 मार्कर का, क्योंकि अगर 3 मार्कर में आता तो इतना लिखना सही था, लेकिन क्योंकि ये 5 मार्कर में पूछा गया इसलिए हमको इसे थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के जो प्रमुख क्षेत्र है वो है कैरिबियन सागर। अब देखो कैरिबियन सागर में आने वाले ऐसे चक्रवातों को क्या कहा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ही हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो हरिकेन के नाम से कौन से चक्रवातों को जाना जाता है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, और वो भी स्पेशली कैरिबियन सागर में जो चक्रवात आते हैं उनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ये कब आते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि जो गर्मियों वाला महीना है जून से लेकर अक्टूबर वाले इस क्षेत्र में आते हैं। अब आते हैं चीन सागर। तो चीन सागरों में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनको टाइफून कहा जाता है। ये कब आते हैं, ये भैया जुलाई से लेकर अक्टूबर के क्षेत्र में आते हैं। फिलीपींस, चीन, जापान, इन क्षेत्रों में आते हैं। तो 3 सागर तो उन्हीं क्षेत्रों में है, फिलीपींस, चीन, जापान वाले क्षेत्रों में ही तो है चीन सागर। नेक्स्ट आता आपका है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में जो चक्रवात आते हैं उनको चक्रवात के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर में ऐसे चक्रवातों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में आते हैं उन्हें चक्रवात ही कहा जाता है। या हिंद महासागर के लिए एरिया बताने की जरूरत है क्या, म्यांमार, बांग्लादेश, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाला ये जो एरिया है वही तो है हिंद महासागर का क्षेत्र। तो ऑस्ट्रेलिया में इन चक्रवातों को विली विलीज के नाम से जाना जाता है। अब देखो स्पेशली एक फैक्ट और आ गया है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो हिंद महासागर क्षेत्र में आते हैं वहाँ पर एक विशेष क्षेत्र में, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है वहाँ पर इन चक्रवातों को विली विलीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। अब चीज़ें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक सेकंड, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वलित पर्वत को समझाते हुए विश्व के प्रमुख वलित पर्वतों की जानकारी दीजिए। वलित पर्वत यानी कि कौन से पर्वत, वलित पर्वत यानी कि जो आपके फोल्डेड माउंटेन है उनके बारे में बात हो रही है। तो हिमालय क्या है, हिमालय भी तो एक फोल्डेड माउंटेन है, एक वलित पर्वत है। देखो दिनों फोल्ड होता जा रहा है, कितना घुमाव आता जा रहा है ना। आल्प्स पर्वत, यूराल, रॉकी कहाँ है, तो ये देखो मैं इनको याद करने की बहुत शानदार टिप बताऊँ। ठीक है, देखो चलो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो जैसे होता है ना कि एटलस साइकिल मैंने फ्री में खरीदी, तो अफ्रीका क्षेत्र में है एटलस माउंटेन, है ना। और मान के चलो किसी को सांस की बहुत तेज़ बीमारी है तो पंप चाहिए होता है ना सांस के लिए, तो अर्जेंट बहुत चाहिए होता है भैया, पंप अर्जेंट में चाहिए क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा, तो चलबल पांडे मूवी नहीं देखी, उसकी जो माँ थी उसको ना सांस की बीमारी थी तो एक पंप का यूज़ करती थी, वही पंप की बात कर रहा हूँ मैं, सांस वाला। ठीक है, तो अर्जेंट चाहिए तो पंपास जो घास के मैदान है वो कहाँ है, अर्जेंटीना में है। ऐसे करके कुछ चीज़ें याद कर सकते हो यार, मतलब बहुत कंटेंट है, कितना रटोगे कितना समझोगे, कुछ चीज़ें ट्रिक से भी याद कर लो अगर हो जाती हैं तो, नहीं तो समझना तो है ही अच्छे से। अब देखो यहाँ पर चीज़ आ जाती है कि वलित पर्वतों को समझाना है। तो वलित पर्वत संपीड़न की शक्ति द्वारा निर्मित होते हैं। कैसे संपीड़न, मतलब खिंचाव के कारण, ठीक है, निर्मित होते हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उन वलनों को ही वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत होते हैं। हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकी, है ना, ये सबसे ऊंचे पर्वत ही तो हैं। ये लहरदार होते हैं जिनकी अनेक अभिनतियाँ तथा अपनतियाँ होती हैं। इसे छोड़ो, अभिनतियाँ अपनतियाँ, ये लहरदार पर्वत होते हैं। वलित पर्वतों का निर्माण मुख्यतः अल्पाइन पर्वतीय क्षेत्र के दौरान होता है। इन पर्वतों को टर्शरी युग के पर्वत भी कहा जाता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपना कि संपीड़न की शक्ति के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया कि आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ उत्पन्न हो जाता है, इन्हें ही मोड़दार या वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत होते हैं। ठीक है, ये लहरदार पर्वत होते हैं। वलित पर्वतों का निर्माण जो है वो अल्पाइन पर्वतीकरण के दौरान होता है तथा ये टर्सरी युग के पर्वत हैं। किस युग के पर्वत हैं, तो टर्सरी युग के पर्वत हैं। ये वलित पर्वत कौन से युग के पर्वत हैं, टर्सरी युग के पर्वत भी, कि टर्सरी युग के पर्वत है इसलिए इनको टर्सरी युग पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, अब इनके उदाहरण लिख दो। तो कौन कौन से, हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकी, ये सब वलित पर्वत ही हैं। तो हिमालय भारत, नेपाल, भूटान क्षेत्र में फैला हुआ है। आल्प्स जो है यूरोप क्षेत्र में फैला हुआ है। यूराल रसिया वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और रॉकी जो है, रॉकी कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका क्षेत्र में है रॉकी पर्वत। तो ये 5 मार्कर का हो गया वलित पर्वत। देख लो कितना ईजी और कितना अच्छे तरीके से फॉर्मेट में आंसर लिखा है कि यार 100% छाप दो, मत चेंज करना, मत अपना दिमाग लगाना, फालतू टाइम वेस्ट करोगे, फालतू इधर उधर भटकोगे। अगर ये प्रश्न आता है तो यही छापना, लिख के देखो, 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये बनना चाहिए आपसे वहाँ पे। और एग्जांपल आ गए NDJ एटलस। ठीक है, लिखना है तो लिख लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो बोला था एटलस साइकिल मैंने फ्री में खरीदी तो अफ्रीका में हैगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर। अब देखो पूर्वी घाट कैसा है, पश्चिमी घाट कैसा है, इन दोनों में अंतर बताओ। तो पूर्वी घाट कैसा है, पूर्वी घाट
क्या करता है, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी पूर्वी भुजा का निर्माण करता है और पश्चिमी भाग जो है प्रायद्वीपीय भाग की पश्चिमी भुजा का निर्माण करता है। ये तो सिंपल फैक्ट है, इसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। आप कुछ ऐसा लिखो, ऐसा ऑथेंटिक चीज़ लिखो, ऐसी अच्छा फैक्ट लिखो कि जिससे आपको नंबर मिले। तो ये तो बिल्कुल टुच्चेपनी की चीज़ हो गई, बिल्कुल नॉर्मल हो गई, इसको क्या लिखोगे। इस घाट की ढलान पर वर्षा कम है। देखो अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भैया जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की जो ढलान है, पहली बात तो ढलान ही कम है, ठीक है। तो पूर्वी घाट की जो ढलान है उन पर वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती है, और जो पश्चिमी घाट की जो ढलान है उन पर पूर्वी घाट की अपेक्षा और कम। यार ये क्या चक्कर है। चलो इस फैक्टर को भी देखते हैं अपन, है ना। कमेंट बॉक्स में मैं इसका थोड़ा सा सही लिख दूंगा, अगर सही भी होगा तो ठीक है, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है इसमें ना। पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समांतर है, ये देखो एक अच्छा फैक्ट है। और ये पश्चिमी घाट जो है वो मालाबार तट के समांतर है। पूर्वी घाट सतत नहीं है, वह अनियमित है, मतलब कटा फिटा है ना, कहीं से बीच में गोवा आ गया, फट रहा है, कट रहा है, बीच में कुछ कुछ है ना, तो कटा फिटा है जी, एकदम समांतर एक लाइन में नहीं है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ इसको कटा फिटा कर देती हैं। ये सतत है, इनमें केवल दर्रों के द्वारा ही पार पार जाया जा सकता है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी के समानांतर स्थित है पूर्वी घाट, ये आपको पता है कि अरब सागर के समांतर स्थित है। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, ये दोनों फैक्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इनकी इसकी सबसे अधिक ऊंची पहाड़ियों में महेंद्रगिरी व जवादी है। तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी, और जो पश्चिमी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ये तीसरा फैक्ट लिख दो। 3 फैक्ट ये हो गए, है ना। इसकी ढालों में ये 3 फैक्ट ये हो गए। बंगाल की खाड़ी के समांतर, ये भी अच्छा पॉइंट है। ये अरब सागर के समांतर है, ये भी अच्छा पॉइंट है। तो ये आपके 4 पॉइंट, 1 2 3 4, ये 4 तो पॉइंट हो गए। थोड़ी सी डेफिनेशन ऊपर लिख देना पूर्वी पश्चिमी घाट के बारे में, और थोड़ा सा कंक्लूड कर देना लास्ट में, ये आपका 5 मार्कर बन जाएगा। अगर ऊपर वाले 2 पॉइंट छोड़ने हैं तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में नदी जोड़ो परियोजना के समक्ष चुनौतियां हैं, उन पर चर्चा करनी है अब हमको। 5 मार्कर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा लंबी चौड़ी चर्चा हम करेंगे नहीं। चुनौतियां देख लेंगे, नदी जोड़ी परियोजना कब लॉन्च हुई, है ना, ये भी देख लेंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में जान लेंगे, ये उदाहरण है इसका, ठीक है। तो ये है भारत में नदी जोड़ो परियोजना, और इनकी चुनौतियाँ हम देख लेते हैं इसमें। तो उद्देश्य जो है वो नदी जोड़ो परियोजना का उद्देश्य है कि जलाधिक वाली नदियों, जिन नदियों में जलाधिक मतलब जल की जो अधिक मात्रा है, उनसे कम जल वाली नदियों में जल को भेजना, जल को पहुंचाना, ये है मतलब इस योजना का जो उद्देश्य है। उदाहरण केन बेतवा लिंक परियोजना, तो केन से बेतवा तक जो है लिंक की गई है इस परियोजना को। ये 2005 के लगभग शायद लॉन्च की गई थी ना। इसमें चुनौतियाँ जो हैं वो ये है कि लागत अधिक होती है। भैया पैसा तो लगता ही है, ये चुनौती है। आप किसी लाइन को किसी से जोड़ोगे तो कितनी खुदाई करनी पड़ेगी, कितनी गहरी नहरें खोदनी पड़ेंगी, है ना, कितने पेड़ पौधे आएंगे बीच में, कितनी मतलब पहाड़ वहाड़ कहाँ से कैसे निकालोगे। तो बहुत एक रास्ता ऐसा देखना पड़ता है ना जहाँ कम खर्चा है, फिर भी कम से कम भी करो तो बहुत अच्छा खासा खर्चा आता है। न्यून जल वाले प्रायद्वीपीय भाग जल अधिक वाले हिमालयी भाग की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं। अब देखो, अब ऊपर अगर हिमालय वाले क्षेत्र में देखना है तो ठीक है, देख लेते हैं, वहाँ पे ऊंचाई इतनी नहीं है, ये मैदानी वाली क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रायद्वीपीय भाग में जाएंगे तो बहुत ऊंचाई है, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, चोटी हैं, तो ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ पर जल की कमी है। बड़ी मात्रा में जल को ऊंचे क्षेत्र में लाने हेतु असीम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह अधिक गहरी नहरों का बड़ी निर्माण करना पड़ता है, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें तो सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में नहरों का निर्माण करना कठिन है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े पत्थरों वाली खान है, और जो ज़मीन के अंदर है वो भी पत्थरीली ज़मीन है, ठीक है। लाखों हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। मानसून के दौरान उत्तर व दक्षिण में जल अधिक होता है। नदी जोड़ों से दक्षिण में बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है। अत्यधिक जल स्थानांतरण से भारतीय उपमहाद्वीप में ऊष्मा संतुलन प्रभावित होगा, जो मनुष्य के प्रतिरूप और तीव्रता को प्रभावित कर सकता है। ये भी अच्छा पॉइंट है। यह पश्चिम बंगाल क्षेत्र के पास बंगाल की खाड़ी के तापमान और लवणता को भी प्रभावित करेगा। बिल्कुल सही है भैया, जरूर कर सकता है। वर्तमान में ये परियोजना मंद गति से संचालित हो रही है, इतनी ज़्यादा स्पीड में नहीं है भैया। केन बेतवा लिंक बनने के बाद 2-3 लिंक और, गोदावरी लिंक वाला भी आ गया, केजी बेसिन वाला जो लिंक है वो उसकी भी आ गई, लेकिन अभी इतना बहुत ज़्यादा जागरूकता से काम नहीं हो रहा है, त्वरित रूप से काम नहीं हो रहा है, लेत लाली में डला हुआ है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जनजातियों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करो। तो इसकी विशेषताओं का उल्लेख करना है। 5 मार्क का क्वेश्चन है, गाथा मत लिखने बैठ जाना यहाँ पर कि भैया ये विवाह पद्धति है, ये इनका गीत पद्धति है ना, ये ताड़ पेयजल पीते हैं, तो ये फलाना ठिकाना, ये सब नहीं लिखने बैठ जाना है ना। बोली भाषा ये नहीं लिखने बैठ जाना है, ना ही उनके नृत्य संगीत या फिर गान या नाच लिखने बैठ जाना है। यहाँ पर कुछ फैक्ट दिखाने हैं हमको जो कि 5 से 7 लाइनों में कवर हो जाए, 5 मार्क, ठीक है।
तो अब इस पे बात करें तो ये जनजाति आज की सभ्यता से अलग है और दुर्गम एवं पथरीली प्रदेशों में निवास करती है। तो मध्य प्रदेश की जो जनजाति है वो आज की जो सभ्यता है उससे अलग है और ये दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती है, जैसे कि पातालकोट भारिया जनजाति निवास करती है। तो कितना यार कितना ज़्यादा डेप्थ वाला एरिया है पातालकोट, कितना ज़्यादा मतलब एक ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम अलग ही जीवन चल रहा है वहाँ पर, शताब्दियों पहले वर्षों में जी रहे हैं लोग, है ना। तो वो क्षेत्रों में निवास करती है। एक जनजाति के लोग अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे भील, गोंड, कोरकू, बरेली, ये सब इनके बीच में एक सामान्य भाषाएं हैं। प्रदेश में की जनजातियां मुख्यतः प्रोटो ऑस्ट्रेड प्रजाति की प्रतिनिधित्व करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखो मध्य प्रदेश में जो जाने वाली जनजातियां हैं वो प्रोटो ऑस्ट्राइड प्रजाति की हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की जनजातियां हैं। सॉरी। ये जो जनजातियां हैं वो प्राचीन धर्मों को मानती हैं, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, इन सब पर विश्वास करती हैं, विशेष बल देती हैं। ठीक है, जीवन यापन के लिए ये आखेट यानी कि शिकार, खाद्य संचलन, स्थानांतरण कैसी, झूम कैसी, इन सब चीज़ों को अपनाते हैं। जैसे बेगाचक जो है बेगार की, झूम खेती जो है बैगा जनजाति में जो है झूम खेती को स्थानांतर जो कृषि होती है उसे बैगाचक के नाम से जाना जाता है। जनजातीय वस्त्रों का प्रयोग कम करती हैं, पुरुष लंगोटी तथा महिलाएं चोली पहनते हैं। ये मांसाहारी होते हैं तथा मदिरा एवं पारंपरिक नृत्य के शौकीन होते हैं। तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं उनकी ये विशेषताएं आप लिख सकते हैं। अब मध्य प्रदेश में नदी प्रतिरूप को समझाइए। तो नदी प्रतिरूप यानी कि किस आकार में, मतलब कैसे कैसे प्रतिरूप है, मतलब किस रूपों में नदियाँ बहती हैं मध्य प्रदेश में, है ना। तो नदी प्रतिरूप मध्य में वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है। जब अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखा के समान होता है तो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। सिंपल डेफिनेशन है, कोई इसका टेक्निकल लैंग्वेज ऐसा कोई बहुत डीपली मतलब टिपिकल चीज़ नहीं है जिसमें दिक्कत आ रही हो। अरिये अपकेंद्रीय, अब देखो अरिये छोड़ो अपकेंद्रीय, जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, जैसे अमरकंटक से नर्मदा, सोन, जोहिला एवं महानदी निकलती है, तो उसे अपकेंद्रीय प्रतिरूप कहा जाता है। एक होता है परवर्ती, परवर्ती मतलब जो नदी ढाल के अनुसार बहे उसे परवर्ती नदी कहा जाता है। तो जब नदियाँ अपनी मुख्य नदी में ढाल का अनुसरण करते हुए समकोण पर आकार मिलती हैं तो इसे परवर्ती नदी कहा जाता है। अध्यारोपित नदी, जब नदी अपनी घाटी में निम्नवर्ती कटाव के द्वारा अपर्दन करती है, जैसे चंबल बनास अपर्दन करती है ना, कटाव कर रही है ना, चंबल तो बीड़ों का निर्माण कर रही है, कटाव अपनी जो बहाव क्षेत्र में, ठीक है। तो ये वो होती हैं अध्यारोपित नदियाँ। तो ये है नदियों का प्रतिरूप जो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि पुनर्वास, एक सेकंड कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा कि पुनर्वास से क्या आशय है। आपदा प्रबंधन में के अंतर्गत सरकार पुनर्वास के लिए कौन कौन से, क्या है भैया एक सेकंड, उपाय करती है। एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर जो पेन से लिखते हैं ना वो फॉर्मेट ऊपर आ रहा था इसलिए दिख नहीं रहा था वो सही से ना। पुनर्वास से क्या आशय है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सरकार पुनर्वास के लिए कौन कौन से उपाय करती है। ठीक है, अब देखो तो पुनर्वास का अभिप्राय उन क्रियाकलापों से है जो आपदा पीड़ितों को सामान्य स्थिति में लाने और नियमित सामुदायिक कार्यों में पुनः संबद्ध होने में सहायता करने के लिए प्रारंभ किए जाते हैं। वो हैं पुनर्वास, इसको कहते हैं पुनर्वास, मतलब उनको दोबारा अपने आवास क्षेत्र में बसाने की प्रक्रिया, और उसी प्रक्रिया में जैसे वे पहले थे अपने उनका रहना खाना पीना इस चीज़ में दोबारा से उनको पुनर्वास करना। ठीक है, पुनर्वास आपदा उपरांत की जाने वाली सकारात्मक क्रिया है। अब जब आपदा घटित हो गई उसी के बाद तो पुनर्वास करोगे ना, है ना। क्रियाकलाप, इसके अंतर्गत सरकार निम्न उपाय करती है। क्या क्या करती है, तो भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करती है भैया। तो भौतिक संसाधन तो आवश्यक है ही है, चिकित्सीय सुविधाएं, चिकित्सा तुरंत फर्स्ट एड चाहिए, वित्तीय सहायता, पैसा वगैरह देती है, मुआवजा वगैरह देती है कि आपका घर चला गया, एक काम करो 5 लाख रुपए सभी को, सॉरी पेन गिर गया था, मुआवजा मिलेगा सबको। ठीक है, आवासों का निर्माण करती है, जिनके घर वर टूट गए उनके लिए घर बना के देती है। रोजगार की व्यवस्था करती है भैया, किसी की दुकान थी, किसी का दुकान ही बह गई, किसी का मान के चलो बहुत मतलब ये दुकान थी, छोटी सी दुकान थी, कोई झोंपड़ी में दुकान करता था, उससे अपना गुजर बसर कर रहा था, खाना पीना चला रहा था, अब उसकी वो दुकान ही बह गई तो अब क्या करेगा अगला आदमी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो भौतिक संसाधनों की व्यवस्था कैसे करती है, इसके अंतर्गत सड़कें बनाती है, सूचना संचार की जो निर्माण है उनको करती है। चिकित्सा सुविधाएं, जो बीमारियां या फिर कोई महामारी फैल गई है तो वहाँ पर टीके लगाना, है ना, दवाएं पहुँचाना, जैसे भी कोरोना के समय पर सरकार ने जागरूकता दिखाई, है ना। थर्ड है वित्तीय सहायता, तो आर्थिक हानि होने से भी लोगों को अनुदान वगैरह देती है। ठीक है, मतलब अनुदान का मतलब है कि एक सहायता राशि देती है। आवासों का निर्माण करती है। अब आवासों का निर्माण कैसे कर रही है, तो आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों का पुनर्निर्माण करती है ना। रोजगार की व्यवस्था करती है, तो ये मैंने आपको बता दिया। 2005 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सहायता की स्थापना की गई। नेक्स्ट है कि आपदा प्रबंधन हेतु समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का महत्व बताइए। देखो यार,
जो आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक है ना, वो वाले क्वेश्चंस भी इसमें अच्छे हैं और अच्छे फॉर्मेट में लिखे हैं ना। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, आप अच्छे से अगर 1 से 2 बार क्वेश्चन, अब देखो यार, पहली बार किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो थोड़ी हमें अलग तो लगती है ही। हम किसी भी चीज़ को पहली बार खाएँ या किसी भी चीज़ को पहली बार देखें तो हमें थोड़ी अटपटी सी लगी, क्योंकि हम उससे फैमिलियर नहीं है। लेकिन अगर आप 2 से 3 बार इन क्वेश्चनों को, इन प्रश्नों को, इन उत्तरों को पढ़ेंगे तो गारंटेड मान के चलो आपको बहुत अच्छे उत्तर लगेंगे और आप लिखने की सोच सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन हेतु समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का महत्व बताइए। तो समुदाय के आधार पर जो आपदा प्रबंधन किया जाता है उसका महत्व क्या है? तो स्थानीय समाधानों को प्रोत्साहन मिलता है। स्थानीय संसाधनों के प्रयोग के कारण प्रबंधन लागत जो है प्रभावी कम होती है। आपदा के दौरान समुदाय अनुक्रियाकर्ताओं की अग्रिम पंक्ति में शामिल होता है। ये नहीं समझ आ रहा है अपने को यार। सामाजिक सामंजस्य एवं सहयोग को बढ़ावा मिलता है। समुदाय समस्या समाधान तथा कौशल में सुधार करता है। ये फैक्ट हैं। अगर देखो 3 फैक्ट तो बहुत अच्छे हैं, 2, 3, 4, ये 4 फैक्ट तो बहुत अच्छे हैं। अगर आपको ये समझ में आया अच्छे से तो लिख देना, नहीं आया तो टिपिकल मत बनना, इजी फैक्ट लिखने की कोशिश किया करो जितना हो सके। भौगोलिक सूचना तंत्र का किसी स्मार्ट सिटी के विकास में क्या योगदान है? अब देखो, भौगोलिक सूचना तंत्र यानी कि कौन सा, बताओ जीआई। अच्छा, जीआईएस की कोई फुल फॉर्म लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में, है ना। वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में, उससे भी आप कर लोगे, निकाल लोगे फुल फॉर्म, लेकिन फिर भी लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में अगर किसी को पता है तो ना। जीआईएस कंप्यूटर सहायता यंत्र है जो विभिन्न घटकों के माध्यम से उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। अब योगदान क्या है जीआईएस का? दूरसंचार और नेटवर्क सेवाएं प्रदान करना, दुर्घटना विश्लेषण या हॉटस्पॉट पॉइंटों का विश्लेषण करना, शहरी नियोजन में सहायता करना, परिवहन योजना एवं प्रबंधकीय पर्यावरणीय प्रभाव का विश्लेषण करना, आपदा प्रबंधन और समन व्यवस्था लेना, संपत्ति प्रबंधन का रखरखाव करना, है ना। सूचना तंत्र, भौगोलिक सूचना तंत्र के द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती हैं। भूविज्ञान एवं प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनका प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की महत्वपूर्ण नेविगेशन प्रणालियों के बारे में लिखिए। अब देखो, जैसे अमेरिका का है जीपीएस, गैलीलियो है, तो उस तरह से ना इनके बारे में पूछा है कि भैया विश्व की जो जीपीएस प्रणाली है, ग्लोबल पोजिशनिंग जो सिस्टम है, उनके बारे में। तो सबकी अलग अलग है, भारत की गगन है ना, तो इनकी अलग है, उनकी अलग है, तो उस प्रकार से लिखनी है। तो अमेरिका का क्या है? जीपीएस। अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जिसमें 24 कक्षीय उपग्रह शामिल हैं। इसका संचालन अमेरिका की वायुसेना के द्वारा किया जाता है। तो अमेरिका की क्या है? जीपीएस। अमेरिका की क्या है? जीपीएस। अब रूस की क्या है? ग्लोनास। ठीक है, तो गैलीलियो किसकी? गैलीलियो यूरोप की है। रूस की कौन सी है? रूस की कौन सी हो? ग्लोनास रूस की हो गई। तो ग्लोनास रूस की नेविगेशन सिस्टम है जिसमें अमेरिका के ग्लोबल पोजीशन सिस्टम के समान ही माना जाता है। तो रूस में जीपीएस नहीं चलता, रूस में ग्लोनास चलता है। चीन में बाइडू चलता है। बाइडू चीन का नेविगेशन सिस्टम है जिसमें 3 अलग अलग कक्षाओं में 30 उपग्रह शामिल हैं। गैलीलियो कहाँ का है? गैलीलियो यूरोपीय संघ का है जिसे हम ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट कहते हैं। भारत का क्या है? भारत का है IRNSS, यह क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। भारत की जो क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली कौन सी है? IRNSS। ठीक है, ये है भारत की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो यही पूछी थी ना कि विभिन्न देशों की जो जीपीएस प्रणाली उसके बारे में बताओ। अब देखो 10 क्वेश्चन होगा, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 15 2 मार्कर होंगे, 10 5 मार्कर होंगे और 5 जो है वो 11 मार्कर होंगे इस लेक्चर में, इस वीडियो में, इस टेस्ट सीरीज में। तो हम अब 5 11 मार्कर के बारे में बात कर रहे हैं आगे। अच्छा, 11 मार्कर की एक अलग से सीरीज़ चलाएंगे। उस टाइम भी मैंने 20 मार्कर, जो पिछली वीडियो थी उसमें भी 20 मार्कर छोड़ दिए थे, 11 मार्कर यहाँ भी छोड़ दिए। मैं सोच रहा हूँ कि एक 11 मार्कर की अलग से सीरीज़ बनाएंगे। इस वीडियो के 11 मार्कर कवर कर देंगे, उसमें पिछली वाली वीडियो के 11 मार्कर कवर कर देंगे। आने वाली जितनी भी वीडियो रहेंगी उसमें 11 मार्कर में नहीं कर पाऊँगा। एक 11 मार्कर की अलग से वीडियो बना देता हूँ, एक 2-3 दिन में डाल दूँगा एक वीडियो अलग से 11 मार्कर की बना के, और उसमें इन वीडियोस के सारे 11 मार्कर कवर करवा दूंगा एक साथ। तो एक अलग से वीडियो हो जाएगी, अगर किसी को 11 मार्कर देखना है तो वहाँ पर वो देख सकता है ना। चलो ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये वीडियो हो गई है 3 मार्कर है और 5 मार्कर मैंने इसमें कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आपके इसमें 15 और 10 यानी कि 25 क्वेश्चन कवर हो गए हैं, जिसमें 10 5 मार्कर हैं और 15 2 मार्कर हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। हाँ यार देखो, अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों तक पहुँचा दिया करो। कभी कभी होता है कि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो नहीं भेज पाता हूँ उसकी लिंक, तो चैनल अगर सब्सक्राइब रहेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। थैंक यू, जय हिंद।